गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर इकोनॉमिक ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज का टॉपिक इम्पैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट, पर्यावरण पर आर्थिक क्रियाओं का प्रभाव। यह आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो आते हैं उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो इसके पॉइंट्स होंगे उनमें से, और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये पूरा टॉपिक आपसे पूछ सकते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं मनुष्य जीवन यापन के लिए करता है, ये हमें सभी को ध्यान है कि प्रारंभ में पर्यावरण पर ही निर्भर था। धीरे धीरे पर्यावरण पर आर्थिक क्रियाओं का स्वरूप बदलता गया और मानव ने पेड़ पौधे और जानवरों का पालतूकरण मतलब पालना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, पर्यावरण के दोहन को तीव्र किया तथा जैविक ईंधन एवं खनिजों के निरंतर दोहन के फलस्वरूप जो लंबे समय से संतुलित अवस्था जो चली आ रही थी पर्यावरण और इसकी प्राकृतिक पर्यावरण का जो चक्र था वह संतुलित था, किंतु मानव ने अत्यधिक जो उसका दोहन किया प्राकृतिक संसाधनों का, उसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषण हुआ और उससे संपूर्ण जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो प्रभावित हुआ। तो हम देखते हैं कि किन किन आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या क्या पर्यावरणीय प्रभाव पड़े हैं। प्रकृति प्रदत्त संसाधन है, उनका अगर अनियोजित और अविवेकपूर्ण दोहन किया जाए तो वो पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। कृषि का विकास था वो ठीक था जब तक कि उसमें कृत्रिम उर्वरक अधिक मात्रा में नहीं डाले जा रहे थे, अर्थात जैविक खेती, अर्थात पशुओं का जो मलमूत्र है या गोबर है वो प्राकृतिक खाद के रूप में हम अपने खेतों के अंदर डालते थे, जिससे कि जो भी फसल या उत्पाद होता था वह शुद्ध होता था, अर्थात पारिस्थितिकी के अनुकूल था। किंतु वर्तमान में जो आर्थिक युग है उसमें अत्यधिक उत्पादन के चलते और ये जो अंधाधुंध दौड़ प्रारंभ हुई, उससे कृत्रिम उर्वरक और जो कीटनाशक हैं उनका छिड़काव किया जाने लगा, जिससे कि आर्थिक दोहन के कारण प्रकृति के इसके पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया। इसके प्रभाव केवल एकमात्र एक स्थान पर सीमित नहीं रह गए, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो इससे प्रभावित हुआ। तो इसमें हम देखते हैं कि हरित गृह प्रभाव था है या विश्व तापमान में वृद्धि है, जलवायु में परिवर्तन है, ओजोन का क्षयीकरण है, तेजाबी वर्षा, ये प्रमुख एक कारण प्रमुख है। ये स्थानीय ना होकर विश्वव्यापी रूप है। जिस तरह से हम वनों को काट रहे हैं, विश्व स्तर पर के इनके संचयी प्रभाव से जलवायु में परिवर्तन हुआ और पर्यावरणीय समस्याओं का उत्पन्न हो गई। इनमें जैसे वनोन्मूलन किया, मृदा अपरदन हुआ, उससे मरुस्थलीकरण की समस्या हुई, विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण हुए और वन्य जीव जंतु जो कि प्राकृतिक शरणस्थली में स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे वो उनकी स्वतंत्रता हनन हुआ और वो शिकार हो गए, अर्थात कहीं ना कहीं हम मार्ग भटक चुके हैं, जिससे कि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कि जिस दर से वो जन्म ले रहे हैं अर्थात उत्पन्न हो रहे हैं प्राकृतिक संसाधन, उससे हम कई गुना तेजी से उनका दोहन करते जा रहे हैं। अतः हम बिंदुवार इनका अध्ययन करेंगे। पहला, विश्व तापमान में वृद्धि, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। औद्योगिकरण की बढ़ती प्रक्रिया के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से धरती की सतह से परावर्तित किरणों द्वारा उत्सर्जित होने वाली
तापीय ऊर्जा को वायुमंडल से बाहर जाने से रोकती है। अर्थात ये ग्लोबल वार्मिंग क्या हुई कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी पर्यावरण प्रदूषण के कारण, उसने चारों तरफ एक छातेनुमा अपना आवरण बना लिया, जिससे कि जो सोलर हीट आती है, जिससे कि तापीय ऊर्जा, जो वायुमंडल संतुलित था पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड इतनी मात्रा में नहीं थी, तो वो बाहर वापस चली जाती थी, किंतु कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण निरंतर वो जिस मात्रा में बाहर जानी चाहिए पृथ्वी के वायुमंडल को चीरकर, वह नहीं जा रही है, जिसके कारण पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसमें वृद्धि हुई, जिसे विश्वव्यापी तापन कहते हैं, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि विश्व तापमान में वृद्धि की कहर से पृथ्वी की जलवायु परिवर्तित होगी, जिसके तहत वर्षा में कमी आएगी। वर्षा की कमी का प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि पर पड़ेगा, सूखे की स्थिति उत्पन्न होगी, तापमान वृद्धि या वर्षा की कमी के कारण वन क्षेत्र तेजी से घटेगा, जिससे जैव विविधता का भी ह्रास होगा। तापमान वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यौगिक नाइट्रस ऑक्साइड भी उत्तरदायी हैं। इसके दूरगामी और नज़दीकी सभी प्रभाव इसके मानव पर पड़ेंगे। निकट जो भविष्य में प्रभाव पड़ेंगे वो हैं तापीय वृद्धि के कारण मृत्यु, सूखा, तूफान, बाढ़, पर्यावरण डिग्रेडेशन अर्थात पर्यावरण अवनयन। दूरगामी प्रभाव है वो है संक्रमण एवं संबंधित रोग, खाद्य समस्या, तूफान, अकाल, जैव विविधता को खतरा पैदा होगा। इसके अतिरिक्त ताप वृद्धि से ध्रुवीय एवं उच्च पर्वतीय बर्फ पिघलने से समुद्री किनारे पर स्थित कई शहर डूब सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पिछली सदी में 0.3 डिग्री से 0.6 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ चुका है। पृथ्वी का जो औसत तापमान प्रति दशक 3 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से वृद्धि हो रही है तथा 2025 तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 2100 में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान लगाया है कि अगली सदी के दौरान महासागरों का जलस्तर 15 से 95 सेंटीमीटर तक ऊंचा हो सकता है। इसी प्रकार जो बांग्लादेश का विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन भी है वो भी सागर में विलीन हो जाएगा, जिससे पारिस्थितिकी दलदली तंत्र नष्ट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत को भी इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। विश्वव्यापी तापमान में वृद्धि के कारण महासागर, हिम, भूमि, नदियां, झीलें, पर्वत आदि से प्रभावित होंगे। इसके समय समय पर विश्व में पर्यावरणीय सम्मेलन भी आयोजित हुए। उनमें क्योटो सम्मेलन हुआ, जिसके अंदर विश्व के कई देशों ने कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करने के लिए सहमत हुए। और क्योटो कहाँ पर है? जापान में। तथा 160 देशों के अतिरिक्त 300 गैर सरकारी संगठनों भी इसमें भाग लिया। पर 2002 में जोहान्सबर्ग में भी इन पूर्व के समझौतों की मात्र पुनरावृत्ति ही की गई, जबकि इस दिशा में कोई प्रभावी निर्णय नहीं ले सका कोई भी देश। क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि अगर ये क्रियाएं कम की जाएगी तो देश का आर्थिक तंत्र कमज़ोर पड़ेगा, और कोई भी देश यह नहीं चाहता है कि वो आर्थिक दृष्टि से विश्व में कमज़ोर दिखे। ग्लोबल वार्मिंग पर शोधरत जो संगठनों और संस्थानों के आंकड़े इसकी व्यापकता का गवाह है। वास्तव में दुनिया में तापमान बढ़ने की पृष्ठभूमि तो औद्योगिक क्रांति के बाद से ही कोयला, पेट्रोलियम आदि जीवाश्म ईंधन के तीव्र उपयोग से ही बन गई थी। अतः अब हम देखते हैं दूसरा बिंदु, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव। मानव की प्रकृति विरोधी नीतियों एवं कार्यों के कारण संतुलित जलवायु के लिए कदम लड़खड़ा गए हैं। इसी संदर्भ में पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ विशेष गैसों की मात्रा इस दृष्टि से बढ़ गई है कि धरती की ऊष्मा या गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही, पर्यावरण को
हरितगृह प्रभाव कहते हैं। वायुमंडल में मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड के आवरण ब्लैंकेट इफेक्ट के कारण पृथ्वी की सतह की परगामी तापमान को हरितगृह प्रभाव कहते हैं। यह आपको अभी पिछले पॉइंट में मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो वास्तव में वातावरण का एक घटक है कि वो 0.03% मात्रा में प्रकृति में पाया जाएगा तो वो अनुकूल है। अब उसकी मात्रा अगर सांद्रता बढ़ती है वायुमंडल में तो वो मानव के लिए हानिकारक हो सकता है। विश्व में हरितगृह गैसों के उत्सर्जन की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा हमें विकट दृश्य उत्पन्न करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसें जो हैं वो हैं मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि आदि। अब देखते हैं क्लाइमेटिक चेंज क्या आ रहे हैं, जलवायु में परिवर्तन। प्रकृति के साथ मनमानी छेड़छाड़ से सदियों से संतुलित जो जलवायु के कदम लड़खड़ा गए। ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है। आईपीसीसी अर्थात इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज ने पाया कि पिछली सदी के दौरान औसत तापमान 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो गई है और खतरनाक नतीजे सामने आने लगे हैं। जलवायु जो चक्र है, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, उनमें भी विक्षोभ उत्पन्न हुआ है। संक्रामक रोग बढ़े हैं। डेंगू बुखार हमने देखा ही था पिछले कई सालों में। वर्तमान में कोरोना महामारी जो है, इसी के कारण शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, ये भी घटक इसको प्रभावित कर रहे हैं। कृषि पर संकट आ गया है। कृषि के अंदर टिड्डी दल का हमला, कभी अब उत्पादन ज़्यादा मात्रा में बढ़ाने का जो फॉर्मूला है वो केवल कृत्रिम उर्वरकों के द्वारा ही किया जा रहा है। वो बिल्कुल पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। अब आता है हिम का पिघलना। जलवायु परिवर्तन के कारण जो तापमान बढ़ा उसका सर्वाधिक प्रभाव हिम क्षेत्रों पर पड़ा। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के हिमावरण में ह्रास हो रहा है। मार्च 2002 में लंदन के वैज्ञानिकों ने GIS और रिमोट सेंसिंग के द्वारा जो आंकड़े बताए, अंटार्कटिका के पूर्वी भाग से जुड़ा लार्सन जो भी हिमनद है वो टूट गया है और इससे हिम क्षेत्र धीरे धीरे कम हो रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत का भी तापमान बढ़ रहा है। अंटार्कटिका और आर्कटिक क्षेत्र में जो विशाल हिमराशि को पिघलने के संकेत मिले। भारत की प्रमुख गंगा नदी के मुख्य स्रोत गंगोत्री हिमनद भी तीव्रता से पीछे हट रहा है। यदि विश्व की हिम पिघलती ही गई तो सागर तल में उत्थान होगा। यह आशंका जताई आईपीसीसी ने कि 30 से 110 सेंटीमीटर तक सागर तल में उत्थान हो सकता है, जिससे मैंग्रोव जो भूमि है और प्रवाल भित्तियाँ हैं, कोरल रीफ, उसके पारिस्थितिकी तंत्र में बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा। हिमालय के हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं। हिमालय के हिमनद जिस गति से पीछे हट रहे हैं आगामी 40 वर्षों में विलुप्त हो जाएंगे, ये ऐसी आशंका जताई जा रही है। ओजोन डिप्लेशन। अब अगला बिंदु, धरती के लिए जो रक्षा कवच है वो है ओजोन परत। ओजोन परत का कार्य क्या है कि यह हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेंज आती है कहाँ से, सूर्य की विकिरणों में, उनको सोख लेता है और धरती पर पहुंचने से रोकता है। किंतु ओजोन के ह्रास इस परत में छेद हो गए हैं। वो किस कारण हुए? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है उसका सबसे ज़्यादा उत्तरदायी माना जा रहा है। CFC का आविष्कार किसने किया? USA के अंदर 1930-31 में हुआ। यह अज्वलनशील, रासायनिक रूप से निष्क्रिय तथा अविषाक्त होने के कारण औद्योगिक रूप से CFC की पहचान एक आदर्श प्रशीतक के रूप में की गई। उस समय CFC को चमत्कारिक यौगिक की संज्ञा दी गई थी। प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन यंत्रों, इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक तथा दवा उद्योगों एवं एरोसोल आदि में CFC का व्यापक प्रयोग होता है। प्रकृति का प्रत्येक तत्व जो है मानव कल्याण के लिए होता है, लेकिन जब मानव उनसे अनावश्यक छेड़छाड़ करने लगता है तो इसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। अब ओजोन परत के जो क्षय हुआ उसमें जलवायु परिवर्तन को विश्व पर्यावरण की ज्वलंत समस्या माना गया और इसे गंभीरता से लिया गया और वियना सम्मेलन 1985 और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में
अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया जिसमें CFC पर समयबद्ध तरीके से नियंत्रण लगाना भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था। अब आता है अमल वर्षा। अब वर्षा तो आपने देखी भी होगी और आप सुनते भी हैं कि वर्षा इतने मिलीमीटर हुई, किंतु कभी आपने वर्षा, तेजाबी वर्षा का नाम सुना होगा। एसिड रेन अर्थात वर्षा जल के साथ जब अम्ल गिरे साथ में, कैसे होता है? मानव के लिए जल विभिन्न उपयोगों हेतु महत्वपूर्ण है। यह मुख्य रूप से वर्षा से प्राप्त होता है। वर्तमान समय में मानव जनित स्रोतों से निसर्त सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर जल से मिश्रित होकर सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। जब यह अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर पहुंचता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जल की अम्लता को pH में मापते हैं। जब जल का pH 7 हो तो उसे तटस्थ जल अर्थात न्यूट्रल वाटर कहते हैं। सामान्य वर्षा का pH 5 होती है, लेकिन ये मानक 4 से कम होता है तो यह जल जैविक समुदाय के लिए हानिकारक होता है। जिसकी जितनी अधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का सांद्रण वायुमंडल में होगा उतना ही वर्षा का जल pH घटेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन उगलने वाले औद्योगिक एवं परिवहन स्रोतों के क्षेत्रों तक सीमित नहीं, वरन दूर अत्यधिक विस्तृत क्षेत्रों को प्रभावित करती है। क्योंकि वर्षा किसके द्वारा होती है? बादलों के द्वारा, और वो जो क्लाउड्स हैं वो उस क्षेत्र में ही नहीं जहाँ पर ये अम्ल उत्पन्न हो रहे हैं, बल्कि उससे अन्यत्र भी तो जाकर यह वर्षा करते हैं। क्योंकि हवा के द्वारा बादलों को दूर तक फैलाया जाता है। उदाहरण के लिए जर्मनी और इंग्लैंड स्थित मिलों से निकली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कारण नॉर्वे और स्वीडन में अम्लीय वर्षा के कारण अधिकांश झीलों की जैविक संपदा नष्ट हो गई। ऐसी झीलों को जैविक दृष्टि से मृत झील कहते हैं। खाड़ी युद्ध के दौरान इराक और कुवैत के प्राकृतिक तेल के कुओं में आग लगा देने के परिणाम स्वरूप निसर्त धुआं ईरान तथा भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव देखा गया। अतः अम्लीय वर्षा दूर दूर स्थित क्षेत्रों को प्रभावित करती है। अतः आज का अपना टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।